खूबसूरत इवेंट रहा भारत में G20 का, कि हम जो टीवी पे देख रहे थे और जो हमारे दोस्तों ने भारत से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, वो देखकर यकीनन कोई भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान उसका हिस्सा होता तो बहुत ही अच्छा हो जाता, जो नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे इवेंट को? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इस तनाजर से, पाकिस्तान के हवाले से नहीं, मैं बल्कि दुनिया के तनाजर से देखूंगा, दुनिया की आंख से, इंटरनेशनल लेंस से कोशिश करूंगा। पहले तो उस तनाजर से देखूं और फिर उसके बाद पाकिस्तान की भी आखिर में बात करते हैं। अल्टीमेटली मैं भी पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, आप भी पाकिस्तान में बैठी हैं। लेकिन मैं जो एक बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो नजर आती है, जो काबिल तारीफ है, कि मोदी जी ने चाइना को गिरेबान से पकड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है, मैं ये बताना चाहूंगा। ब्रिक्स के जरिए, ब्रिक्स की एक्सपेंशन के चक्कर में थे चाइना वाले, वो चाहते थे कि इसके जरिए अपने असर रसूख को बढ़ाएं। तो G20 में जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने मेंबरशिप दी है और अफ्रीका से उन्होंने, वो मेरा मकसद उनका रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन अफ्रीकन यूनियन में तो बहुत ज्यादा ममालिक आते हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो धचका दिया है चाइना को, वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, जो पाकिस्तान के हवाले से, उसको धचका सबसे बड़ा दिया गया है। जो एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है, शिपिंग और ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो BRI इनिशिएटिव से बहुत बड़ा है। और जो मैं पहले BRI, CPEC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है इस वक्त। उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप है वो, और मैं उस पर एग्री भी करूंगा किसी हद तक। पाकिस्तान को आज तक जो भी कर्जे दिए गए हैं भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से, वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना की दोस्ती से श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। तीसरी बात ये कहूंगा, इटली जो है वो इससे BRI से निकलता नजर आ रहा है। और उस दूसरी तरफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि उसके जो मेन किरदार कौन कौन से हैं। एक तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इजराइल है और भारत है। मैं इन चीजों को, अमेरिका साथ है, अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अब मैं इनको किस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा, डिफाइन ये करूंगा कि ऑयल रिच कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया, जब रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया था और दुनिया जो इस रशिया का तेल नहीं बिक रहा था, सबसे ज्यादा उस इकोनॉमी का फायदा किसने उठाया? सऊदी अरेबिया ने उठाया। तो कैश रिच कंट्री है। दूसरा फायदा कुवैत ने उठाया था। जब कैश रिच कंट्री सामने आए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री साथ हों, इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है, जितने जो IT के, टेक के जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है, भारत के पास यूथ है और IT में मोनोपोली है उनकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सारी चीजें जब सामने आएगी तो चाइना किस तरह मुकाबला कर सकेगा, दुनिया किस तरह इसको रोकेगी आगे, इस तरक्की को अगर आगे निकल के जाते हैं। ग्लोबल साउथ का मोदी जी ने नारा लगाया, ग्लोबल साउथ का। टोटल इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती थी कि इसको G20 को मोड़ तोड़ के यूक्रेन की तरफ ले जाए, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट में अंदर यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया और वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। मोदी साहब जो इसकी टोन सेट करके आए थे जगार्ता में कि कोविड-19 के बाद अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ग्लोबल साउथ का होगा, अगली सेंचुरी एशिया की है। तो उन्होंने उस पर अपना साबित कदम रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना को घेरा डाल लिया है, चाइना का वहां से निकलना मुश्किल है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही स्लगिश है। कोविड-19 के बाद आरजू उनका सप्लाई चेन रिस्टोर हो ही नहीं सका। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहां से निकल कर या तो वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और वो भारत में आ रही, तो उन परेशान है। चाइना वैसे भी रियल एस्टेट की मार्केट उनकी डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वो। और मैं समझता हूं कि अगर इसमें मोमेंटम जो है इस वक्त, जो मोदी जी ने जो अपने प्लान इंट्रोड्यूस कराए, जो G20 की लीडरशिप है, जिस तरीके से पूरे साल से मोदी जी इस पे अपनी डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, अगर इसमें मोमेंटम कायम रखा उन्होंने, तो ये बिल्कुल बात सच होगी कि अगली सेंचुरी भारत की या ग्लोबल साउथ की सेंचुरी होगी। उसके अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। UAE कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्की मफाद में। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप क्यों नहीं मुल्की मफाद में डिसीजन लेते? आप क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है?
हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है? आपकी सोचें क्यों बंद है? आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है आपकी? लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही लोगों की जाने। अभी इंडिया की तरफ से भी जब आपने बात की है ट्रेड की, तो उनके यहाँ से भी डॉक्टर जयशंकर का यही कहना था कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो ये जब तक ये चीजें रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां से भी हो रहा है, और वैसे भी हर वक्त कुछ ना कुछ इंडिया के साथ छेड़खानी चलती रहती है। तो ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक तो होगा नहीं, और ये एकदम से तो इनसे रोका भी नहीं जा रहा। खुद ही तो बनाए इन्होंने सारे जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट कैंप जो इन्होंने बना रखे हैं पाकिस्तान में, ये खुद ही तो सपोर्ट करती रही है पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? आरजू, आप उनकी बातें कर रही हैं, वो सारी बातें कर रही हैं। आप, मैंने आपको आते ही सबसे पहले बात बताई है कि 16 सितंबर आपका जो है वो डू और डाई डेट है आपकी। इन हालात के अंदर आपके पाकिस्तानी कारोबारी जो बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? तो अगर पाकिस्तानी भाग रहे हैं, 7 लाख लोग भागे हैं 2023 में, तो बाहर से कौन आएगा? मैं तो यही कहता हूं कि इनका पहले ये ठीक करो सारा कुछ। जब तक टीटीपी को ये कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो बढ़ते जा रहे हैं, रोज नई नई वीडियोस आ रही हैं, बहुत खौफनाक किस्म का माहौल बन रहा है। इसके लिए विल की जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जंगें जो होती हैं वो असलों से नहीं जीती जाती, विल के साथ जीती जाती है। और जो इसको देखें, मेरे ख्याल, अगर मुझे आप ये इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है तो वो बिल्डिंग को फिर ठीक भी वही कर सकते हैं ना। ये जो तरबियत देते रहे हैं, पहले कहते रहे हैं कि नहीं भाई टीटीपी को बुरा कहो और अफगानी तालिबान को अच्छा कहो, उनको सब पता है कि अंदर की गेम क्या है। जाके जब काबुल के अंदर चाय पी ली, फिर जाके कहा कि मैं यहाँ कैबिनेट बनाने आया हूँ, तो फिर उनको चाहिए ना फिर अपना असर रसूल इस्तेमाल करें, इनकी मिन्नतें करें। क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं आपके सारे मदरसों में पढ़े हैं, 40,000 तो मदरसे बनाए हैं आपने वहां पे। आप ही के शागिर्द हैं, तालिबान के इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए हैं, इनकी को मिन्नत करें। और लेकिन बात ये एक और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो अफगानी भाई हैं, पठान है, वो सिर्फ 2 चीजों पे आज सौदेबाजी करते हैं, या कैश दें या असला दें। अब वो दें उनको, फिर जो है उनके पास वो दें, करें उनके साथ बात। जाने तो बचानी है, आपने अपनी जान तो बचानी है। क्या बताएंगे आप दुनिया को, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या डायरेक्शन? ये इन्वेस्टमेंटें, सऊदी अरेबिया किस तरह आएगा पैसे लेके यहाँ पे आपके बनाने के लिए रिफाइनरी? चाइना किस तरह आएगा ट्रेन की पटड़ियां यहाँ लगाने के लिए? यूएई किस तरह आएगा? अगर मेरे पठान भाई जो है सारा दिन बलास करेंगे। मौलाना फजल रहमान जो है वो कांप रहा है, वो कहता है मैं तो अपनी कंपेन भी नहीं कर सकता। और उनके वर्कर कन्वेंशन के अंदर जो ब्लास्ट उन्होंने किया है, आपका मुस्तकबिल, उन्होंने आपको ट्रायल तो, उन्होंने अपने मूवी का ट्रेलर तो आपको दिखा दिया उन्होंने। आप मगर सर ये तो कहते हैं कि सिर्फ 15,000 लोग हैं। अगर टीटीपी के सिर्फ 15,000 लोग हैं तो यहाँ की 7 लाख की फौज जो है वो किस दिन काम आएगी? 7 लाख से वो 15,000 काबू नहीं आ रहे। भाई सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि भाई हम कहाँ क्या कर रहे हैं। भाई करना तो पड़ेगा। अब तो गले पड़ चुकी है भाई। अब तो जो पैसे वो डॉलर लिए थे ना, वो जो अफगानिस्तान में आए थे तो ट्रेलरों में डॉलर गए थे, जो आपने प्रॉपर्टियां लंदन सारा खरीद लिया है। फिर अब देखे ना वो उसका जो वो लंदन वाले तो उड़ गए, चले गए। गले तो आप कीमत तो आप देंगे ना, जो बैठे हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में रहता है उसको ये कीमत देनी पड़ेगी भाई। वो जो उस वक्त सौदे किए गए थे, वो डॉलर कंटेनरों में लिए थे, वो तो ले जाने वाले लेके जा चुके हैं। अब आपको जो रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जो रहे हैं, उनको प्राइस देनी पड़ेगी इसकी। वरना इसी तरह तो नहीं ना मेरे बच्चे भाग रहे हैं वहां पे, टर्की और समुद्र में डूब रहे हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते। यही अलमिया है बिल्कुल पाकिस्तान। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ क्रिकेट दिखाते रहे हैं कल, और कि क्रिकेट मैच होगा, ये होगा, वो होगा। इंडिया में सारे ग्लोबल G20 के जो लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। सिर्फ G20 नहीं आए हुए, IMF, वर्ल्ड बैंक, गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हुए हैं। आप कैसे देखती हैं, पाकिस्तानी मीडिया कैसे इग्नोर कर सकता है? चाइना बात कर रहा है, अफगानिस्तान में भी बात हो रही होगी, वहाँ तो हर मीडिया है नहीं, लेकिन अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है, ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे में नफरत रखी जा रही है?
इग्नोर करना चाहते हैं, या समझते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास भी ये लीडर आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? या क्या है ऐसा? मैं 1-2 हमारे साबिक़ एम्बेसडर हैं, उनकी ट्वीट्स भी देख रहा था कि क्या हुआ, पिछले साल इंडोनेशिया था, इस साल इंडिया, अगले साल जो है वो ब्राज़ील G20 करेगा, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आप क्या समझती हैं मैडम? बिल्कुल सही सर, यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन आपने कई लोगों के नाम लिए और आपने मेरे फेवरेट का नाम ही नहीं लिया, जो यूके के एम्बेसडर हैं। इतना हैंडसम एम्बेसडर, वो भी इंडियन, वहाँ पर इंडिया में विजिट कर रहे हैं, और आपने उनका सर जिक्र ही नहीं किया। बड़ी गलत बात की आपने। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि हमने हमारे मीडिया यूके ने के प्राइम मिनिस्टर के जी, एम्बेसडर? जी। सॉरी, एम्बेसडर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। हाँ, जी, हाँ। जी। तो उनका आपने नाम नहीं लिया। तो लेकिन सर, क्योंकि सर सारे जितने लोग आए उनमें सबसे हैंडसम वही हैं, अगर आप देखें पिक्चर्स देखें तो और इससे बड़ा इंप्रेशन बनता है। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान के बड़े फॉलोअर्स थे, और उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान ने कोई काम किया था, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी थी, खैर ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब आपके सवाल पे जाते हैं तो सर बिल्कुल पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है ये, और हमेशा से हम यही करते हैं कि जब भी इंडिया में कोई ख़ास इवेंट होता है, चाहे G20 हो, चाहे बाकी कोई भी आप देख लीजिए, तो उसमें इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल है हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन क्या करें, बेचारे जो हैं वो आप जानते हैं उनको डिक्टेशन कहाँ से आता है, तो वो उनको परमिशन नहीं होगी। बाकी जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो सर हमने तो उनके चंद्रयान को भी नहीं माना, और कह दिया गया ज़ैद आमिर साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से ही, हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि वो वाक़ई में चाँद पे गए। तो हो सकता है ये भी यकीन ना कर रहे हो कि वाक़ई में G20 हुआ है और इतने लोग आए। IMF के भी कई ऑडियंस बड़ी नाराज़ होगी कि अगर उसमें पाकिस्तान का नाम भी होता। नहीं मैडम, वो क्यों ना होती? ये सवाल है एक। मैं अगर वो आपको दिखा सकूं, जो है क्या नाम है वो कॉरिडोर, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कॉरिडोर के अंदर से पाकिस्तान में भी शामिल कर लिया जाता, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी भाई? ये तो अच्छी चीज होती। आप देखें ना, इससे पाकिस्तान का भी फायदा होता, ईरान का भी फायदा होता। पाकिस्तान को माइनस करके वो सीधे ही जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये वो कॉरिडोर है जिसकी मैंने हुँ। पिक्चर लगाई है। आप कैसे देखती हैं, क्यों पाकिस्तान? और एक इसको इस एंगल से भी देखें कि वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट था, जो चाहता था कि हमने इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना हुँ। और इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ही कहेंगे, या मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन सर अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ होता ना, ये जो चाइना के साथ काम किया जा रहा है कॉरिडोर का, ये जो आप देख ही रहे हैं CPEC का, अगर हमने उसमें बहुत बड़ी कोई सक्सेस ले ली होती तो शायद तब जो है ये होता कि इंडिया या कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होती या चाहती कि पाकिस्तान के साथ काम करे, कि देखो जी इन्होंने तो CPEC बना दिया, इन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया चाइना के साथ। लेकिन आपने देखा कि वहां पर क्या कुछ हुआ और कितनी चोरियां हुई, और कई बार वो आसिम सलीम बाजवा और कई के नाम भी आए। तो हो सकता है कि ये मोदी ने सोचा कि ऐसा ना हम पटरियां ही चुरा के ले जाएं उधर से, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोगों की आपको पता है कि जो हालत है, तो हम तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वहां कहाँ कुछ छोड़ते, वहां पे भी यही होता है कि करप्शन होती है, कोई पैसा सा खा जाते हैं, कोई